सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड परिवार के युवा स्वामी के रूप में जन्मे। बचपन में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त को उसके पिता द्वारा दुर्व्यवहार होते देखा। उस छोटी लड़की ने उनमें अपना विश्वास जताया, यह कहते हुए कि वह बड़ी होकर कभी अपने पिता जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी, और यह वादा किया कि वह बड़ी होकर उनसे जैसे दयालु व्यक्ति से शादी करेगी। इसलिए इन 10 वर्षों तक उन्होंने त्याग दिया सब कुछ, हमेशा एक दयालु और आज्ञाकारी बच्चा बनने पर जोर देते हुए। जब उसके सहपाठियों को छोटे गुंडों ने लूट लिया तो उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने सहपाठियों की सुरक्षा के लिए पैसे दिए। लेकिन उस दिन जब वह अपनी बचपन की प्रियतमा के साथ कचरा फेंकने गया तो कक्षा में लौटते समय उन्हें फिर से उन गुंडों का सामना करना पड़ा। इस क्षण उसने शूजन के चिंतित चेहरे को देखा, सोचते हुए कि क्या उसे परेशान किया गया था। अगले ही पल जंग जिक्स्योंग ने उन गुंडों को घूरा, किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार। हालांकि गुंडों ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सीधे तौर पर उसे भाग जाने का ताना मारा। जब देखा कि उनके पास अधिक लोग थे तो झांग जिक्स्योंग ने अपना गुस्सा दबाया और चुपचाप चला गया। लेकिन आधे रास्ते में उसने छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। और भी बुरा हो सकता है, वह अपने चाचाओं को बुला लेता। इस समय शूजन ने घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उसने शर्माते हुए एक से कहा, गुंडो, अरे वाह, स्कूल में इतना स्पष्ट मत बनो। और इसी समय शेन जिंगजे ने शरारती मुस्कान के साथ जूजेन के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। फिर जूजेन ने उसे दोनों हाथों से दूर धकेल दिया। हाथों से ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों और खेल रहे हों। छायाओं में छुपकर झांग जिक्स्योंग कांप उठा। इस समय उसकी शूजेन के प्रति प्रेम पूरी तरह से टूट सा गया। बचपन की वह दोस्त जिसे उसने 10 वर्षों से प्यार किया, अब ऐसे असभ्य व्यक्ति को पसंद करती थी और वे एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे। कक्षा में वापस लौटने के बाद भी वह बेचैन रहा। फिर से शूजैन को देखते हुए, जो कि बातचीत कर रही थी, अभी भी इस सब को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने कांपते हुए एक टेक्स्ट संदेश जूजैन को भेजा। वह यह स्पष्ट करना चाहता था कि उसने जो पहले देखा वह नहीं था जो उसने सोचा था। सही, इससे पहले कि वह पूछना खत्म कर पाता, छुट्टी की घंटी अचानक बज गई। जब वह निराश होकर जाने वाला था, अचानक जूजैन उसके पास आई और कहा, जिक्स्योंग, हमने लंबे समय से साथ में घर नहीं चले हैं। जब जिक्स्योंग चुप रहे तो उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है। इस पल जिक्स्योंग अचानक रुक गए। बहुत उदास मन से उन्होंने शूजैन से पूछा, क्या तुम अब शेन जिंगजे के साथ हो? वह चौंक गई। मासूमियत से झांग जिक्स्योंग को जवाब देते हुए, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अंत में पता नहीं ये कैसे हुआ। तुरंत झांग जिक्स्योंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सुजैन, क्या तुम्हें सौम्य और दयालु लोग पसंद नहीं थे? फिर सुजैन ने एक खूबसूरत मोड़ लेकर कहा, किसी सौम्य और दयालु व्यक्ति को डेट करने के बाद मुझे लगा कि यह वास्तव में उतना अच्छा नहीं है। सख्त बुरे लड़के अधिक आकर्षक होते हैं। जिक्स्योंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बुरे लड़के ज्यादा कूल होते हैं? ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। जिद करते हुए उसने शूजैन का हाथ पकड़ा। तुमने कहा था कि तुम्हें सौम्य और दयालु लोग पसंद हैं, लेकिन अब तुम्हें बुरे लड़के पसंद हैं। क्यों शूजैन? असल में मैं भी एक बुरा लड़का हूँ, मैं किसी से भी बुरा हूँ। ये सुनकर शूजैन भ्रमित हो गई। जिक्स्योंग, तुम कहाँ बुरे हो? तुम तो बहुत दयालु हो। झांग जिक्स्योंग ने अपने सीने पर हाथ रखा और जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं पहले अभिनय कर रहा था। मेरी हड्डियों में गुंडे का खून है। असल में मेरे चश्मे के लेंस भी नुस्खे वाले नहीं हैं। क्या आप मेरे पहले जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें देखना चाहते हैं? सभी मेहमान बुरे लोग थे। मैं भी वास्तव में एक बुरा लड़का हूँ। जूजैन ने अपने छोटे मुंह को ढक लिया और हंस पड़ी। फिर दोनों सुलह हो गई। जिक्स्योंग, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि मैं किसी गुंडे के साथ रहूं और मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम खुद को कमतर आंक रहे हो, है ना? जंग जिक्स्योंग हंस पड़े। शायद यही सबसे अच्छा था। फिर दोनों घर की ओर साथ चलते हुए अपने अतीत के बारे में चर्चाएं करने लगे। अचानक शेन जिंगजे ने पीछे से शूजन को पुकारा। शेन जिंगजे ने कहा, चलिए किसी कराओ के बाहर चलते हैं। जंग जिक्स्योंग ने दांत भींच लिए। शूजन, तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद हैं? हालांकि इस पल शेन जिंगजे ने सीधे उससे सामना किया। अरे अरे अरे, तुम जैसे छोटे गुंडे को जो शूजन से दूर रहो। अगली बार तुम्हारी इतनी अधिक लक नहीं होगी। किस्मत वाला। स्थिति बिगड़ती देख शेन जिंगजे को खींचते हुए शूजैन ने कहा, हम बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं, चलिए जल्दी चलते हैं। और झांग जिक्स्योंग से फुसफुसाई, अगली बार साथ चलेंगे। झांग जिक्स्योंग ने जबरन शांत दिखने की कोशिश में हाथ हिलाया। दूर से दोनों प्यारे और घनिष्ठ दिख रहे थे। 10 साल से मैंने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है, फिर भी तुम्हें बुरा। लड़कों को, औरत, बस तुम देखो, मैं भी बुरा बन सकता हूँ। तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बुरा लड़का कैसा होता है। एक हाथ से सीधा दरवाजा खोल दिया। एक धमाके के साथ तुरंत सभी माथा झुक गए और चिल्लाए, युवा मालिक, ये शांत और संयमित चाल, ध्यान से सीखो। दूसरी तरफ जैसे ही उनके चाचा व्यापार पर चर्चा कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा धक्का देकर खोला गया और उनकी बातचीत बाधित हो गई। चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं एक बुरा लड़का बनना चाहता हूँ। उनके चाचा ने तुरंत फोन काट दिया। उनके लिए यह दिन लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस क्षण में झांग जिक्स्योंग ने उनसे पूछा, चाचा, क्या आप एक बुरे व्यक्ति हैं? क्या मेरे पिता के बारे में? अगले ही पल उनके चाचा ने एक शैतानी मुस्कान दी। युवा मालिक, अगर हमें फर्क करना है तो उसे एक बुरे लड़के की श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे बॉस हैं और जी देश के सबसे शक्तिशाली बॉस भी। लेकिन समाज और बाहरी दुनिया के लिए तुम्हारे पिता को एक बहुत बुरा व्यक्ति माना जाएगा। वास्तव में मेरी रगों में बुरा खून बहता है। चाचा, मेरी मदद करो, मुझे बुरा बनना है। यंग मास्टर, अब आपकी आंखें अच्छी लग रही हैं। मैंने कभी यंग मास्टर की ऐसी आंखें नहीं देखी थी। अब आप बॉस के बेटे जैसे लग रहे हैं। लेकिन अंकल पिछले 10 वर्षों से उसकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए वे किसी और से बेहतर जानते हैं कि वह कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए उन्होंने फिर पूछा,
यंग मास्टर, अच्छा बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बुरा बनना तो बस एक पल का खेल है। आपके सभी पिछले प्रयास बुलबुले बन जाएंगे। लेकिन इस क्षण में जांग जिक्स्योंग बहुत दृढ़ थे। कृपया अंकल। तो एक सकारात्मक जवाब मिलने के बाद अंकल को सबसे पहले उस दयालुता की आभा को खत्म करना था जो पिछले 10 वर्षों से उसे घेरे हुए थी। केशविन्यास से लेकर कपड़े तक सब कुछ बदलने की जरूरत थी। लेकिन अगले ही पल जांग जिक्स्योंग ने जल्दी से अपना दर्द भूलकर फिर से एक बहुत खुशहाल अभिव्यक्ति दिखाई। उसके चाचा ने सीधे उसके कंधे पर थपथपाया और उसे कहा, आज से तुम इतनी उज्ज्वलता से नहीं मुस्कुरा सकते। हाँ, ऐसे ही। बहुत अच्छा छोटे मालिक, अब से आपको हमेशा गहरा और रहस्यमय रहना चाहिए। फिर उसके चाचा ने उसे वापस अपने कमरे में जाने और कुछ देर इंतजार करने को कहा, दरवाजा खोलते हुए द्वार की ओर दीवार पर चैरिटी कार्य के लिए सार्वजनिक कल्याण पुरस्कारों को देखते हुए। इस समय यह उसे फिर से उनके भावनात्मक दृश्य की याद दिलाता है, जिसे जांग जिक्स्योंग और भी गुस्सा हो जाता है। इसी समय एक नौकर दरवाजा खटखटाने आया। युवा मालिक, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जवाब मिलने के बाद मुस्कान के साथ एक गंजा आदमी ने कहा, युवा मालिक, हम आपको एक फैशनेबल आदमी बना देंगे। अब मुझे ऐसे मत देखो। मेरा उपनाम पहले व्हर्लविंड फैशन मैन था, फिर एक श्रृंखला की तेजी से परिवर्तन, शीर्ष नाइकी, एक पूरा गुच्छी पोशाक, चमकदार सोने की चेन, तादा, महानगरीय गली का गुंडा प्रकट होता है। चाचाओं ने देखा कि उनके युवा मालिक आखिरकार रास्ते पर आ गए हैं। अंदर ही अंदर खुश हुए। धत्तेरे की युवा मालिक, कितने हैंडसम। अगले दिन जांग जिक्स्योंग ने अपने चाचा की बात मानी। भौहें तनी हुई, आंखों के कोने ऊपर, आंखें पूरी तरह खुली। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे आत्मविश्वास और प्रभावशाली कदमों के साथ चलना पड़ा। ध्यान से देखना और सीखना पड़ा, वैसा प्रदर्शन करना जैसा केवल हमारा भाई शॉन कर सकता है। भीड़ के बीच तुरंत चर्चाएं शुरू हो गईं। स्टाइल के मामले में जांग जिक्स्योंग ने इसे बिल्कुल सही कर दिया। एक चमकदार धूप वाले दिन 3 असफल लड़कियां भी जांग जिक्स्योंग की जंगली और बेफिक्र दिखावट से आकर्षित हुईं। इसी क्षण अचानक एक लड़की ने उसे प्रशंसा भरी निगाह दी, नमस्ते, जिससे वह थोड़ा नर्वस हो गया। लेकिन अपने चाचा की हिदायतें याद करके वह दूसरों का अभिवादन सक्रियता से नहीं कर सकता था जब तक कि उसका मुंह खुजलाने न लगे। अचानक अनजाने में उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हो? लड़की पूरी तरह चकित रह गई। फिर कक्षा में जाते हुए सहपाठी सभी ने उसका अभिवादन किया। यद्यपि जांग जिक्स्योंग ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। सीधे अपनी मेज पर बैठ गया और उन्हें एक पंक्ति दी। अरे, क्या तुमने पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा? ये सुनते ही चारों सहपाठी हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इसी बीच शुजेन की ईर्ष्यालु नजर भी जांग जिक्स्योंग की तरफ मुड़ गई। हार मानने को तैयार नहीं, उसने जाकर उसे अभिवादन किया। जिक्स्योंग, चलो साथ में दुकान चलते हैं। ये सुनते ही जांग जिक्स्योंग तुरंत खड़ा हो गया। यही वह उम्मीद कर रहा था कि वह कहेगी। फिर वे दोनों कक्षा से बाहर निकल गए। शुजेन ने उसे रोका। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ गलत है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या हम दोस्त हैं? अचानक जांग जिक्स्योंग ने एक शरारती मुस्कान दी। दोस्त? हाँ, तुमने पूछा कि कुछ गलत है? बेशक है। तुम्हें अकेले ही दुकान जाना बेहतर होगा। शुजेन अवाक रह गई। ये कभी उम्मीद नहीं थी कि जिक्स्योंग मना कर देगा। जिक्स्योंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पूरी तरह से बदल गए हो। जांग जिक्स्योंग ठिठक कर रुक गए, ठंडे स्वर में बोले, यदि मैं खुद जैसा नहीं लग रहा हूँ तो यह और भी अच्छा है। वैसे भी पहले तुमने ही बदलाव किया, मैंने ही अपनी भावनाएं गलत जगह रखी। 10 साल पहले तुम्हारे कहे एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी जिंदगी फिर से तुम्हारी वजह से बदल गई है। फिर कक्षा छोड़ते हुए वह फिर से उस समूह से मिला। चुपचाप देखा कि वे कहाँ जा रहे थे। योजना बनाकर उनका पीछा करेगा और सीखेगा। इसीलिए उसने बहुत दूर तक पीछा किया। इसी समय उसने देखा कि एक घुटन भरा दृश्य। लड़की ने सीधे शेन किंगजे की बाह पकड़ ली। दोनों का रिश्ता बहुत मीठा लग रहा था। जांग जिक्स्योंग ने तुरंत अपने मुट्ठी कस ली। ये लड़का तो बेकार है शुजेन, क्या यही तरह का व्यक्ति तुम्हें पसंद है? दूसरी तरफ लड़की शिकायत करती रही। करिंगजे, क्या हमें अभी भी बहुत दूर चलना है? यहाँ आसपास कोई रेस्तरां नहीं दिख रहा है। जल्दी ही शेन करिंगजे ने संकेत दिया कि वे पहुंच गए हैं। वे एक होटल पर आ गए। जो लोग जानते हैं समझ सकते हैं। तुरंत उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जांग जिक्स्योंग, जो छाया में छिपा था, गुस्से में दांत पीस रहा था। लेकिन लड़की को भी यह बहुत अनुचित लगा। जैसे ही वह जाने वाली थी, शेन करिंगजे ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहते हुए कि यह जल्दी हो जाएगा। लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया। शेन किंगजे से कहा कि वह खुद ही निपट ले। अचानक शेन किंगजे के चेहरे का भाव बहुत बदल गया। तुम मरी हुई लड़की, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? इस समय लड़की भी बहुत गुस्से में थी। देखो तुम्हारा मुंह। धीरे धीरे पास आते हुए शेन किंगजे ने सोचा कि उसने अपना मन बदल लिया है। अप्रत्याशित रूप से उसने जाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। अचानक शेन किंगजे ने एक शैतानी मुस्कान दी। जितना अधिक लड़की ने संघर्ष किया उतना ही वह उत्तेजित हो गया। जैसे ही शेन किंगजे का हाथ लड़की को लगने वाला था, अचानक दूर से एक पत्थर आया। हालांकि ये लड़की के माथे पर जोर से लगा। आउच, थोड़ा चूक गया तो उसने दूसरा पत्थर उठाया, सोचते हुए ओह नहीं, ली यीजी को मारने का इरादा नहीं था। लेकिन उसने और संकोच नहीं किया। अपना हाथ उठाते हुए उसने पत्थर और एक अंगूठी को एक साथ फेंका। धड़ाम, ये सीधे शेन किंगजे के माथे पर लगा, जिससे उसके माथे में एक छेद बन गया। इस बीच अंगूठी जमीन पर गिर गई। जांग जिक्स्योंग ने ध्यान नहीं दिया कि उसने कुछ खो दिया था। तुरंत अपनी जगह से कूदकर ली यीजी को पकड़ लिया। कमाल है, हमारे भाई जिहुंग ने यह फिर से कर दिखाया। ली यीजी अपने घाव को ढकते हुए बोली,
तुम कौन हो? मुझे जाने दो। क्या तुमने वह पत्थर फेंका था? मैं तुम्हारी वजह से खून बहा रही हूँ। और फिर जल्दी से कहा, पहले मेरे साथ दौड़ो, जिससे ली यीजी भ्रमित हो गई। क्या है इस लड़के का मामला? फिर दोनों पार्क की तरफ भागे। झांग जीशियोंग ने उसे दिल के आकार का बैंडेज दिया, ये संकेत देते हुए कि उसे पहले खून रोकना चाहिए। बैंडेड के बाद ली यीजी बहुत जिज्ञासु हो गई। शर्माते हुए पूछी, मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? छोड़ते हुए, उसे उलझन में डालते हुए, मैं तुम्हारी कक्षा का झांग जीशियोंग हूँ। अचानक ली यीजी स्तब्ध हो गई। तुम कहते हो कि तुम वही परेशान करने वाले झांग जीशियोंग हो? ये तो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह है। इस क्षण झांग जीशियोंग ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम्हें भी बदमाश लड़के पसंद हैं? हालांकि ली यीजी के लिए ये कहना कि उसे बुरे लड़के पसंद हैं, ये अधिक था कि वह उस प्रकार के आजादी और बेलगाम आकर्षण से प्रभावित थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शेन केंगजे उस प्रकार के व्यक्ति होंगे। और इस समय झांग जीशियोंग ने सोचना शुरू किया कि वह कैसे बुरा बन सकता है। अचानक ली यीजी का फोन बजा। शेन केंगजे की आने वाली कॉल देखकर वह कांप उठी, लेकिन अन्य मामलों में उलझने से बचने के लिए उसने उसकी कॉल भी उठाई ताकि सुन सके कि वह क्या कहना चाहता है। दूसरी ओर शेन चिंगजे सीधे गालियां देने लगा। कमबख्त, वह आदमी अभी कौन था? मैंने देखा वह हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। लीजी के कानों में गूंज उठा। उसने सीधे फोन पकड़कर वापस चिल्लाते हुए कहा, हरामजादा, किस पर चिल्ला रहा है तू? क्या तू पिटना चाहता है? फिर एक क्लिक के साथ उसने गुस्से में फोन काट दिया। फोन उठाओ। वह सोचता क्या है कि वह कौन है? झांग जिक्सियोंग पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें अंगूठा दिखाया। अगले ही पल झांग जिक्सियोंग की ओर मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या वह आज की बात को गुप्त रख सकते हैं। यह कहकर दोनों ने अलग अलग स्कूल लौटने की योजना बनाई। फिर झांग जिक्सियोंग अकेले कैफेटेरिया खाने के लिए गए तो उनके दो अच्छे दोस्त उन्हें अजीब नजर से देख रहे थे, यह बताने के लिए कि उनकी क्लास बंक करने की बात पता चल गई है और होमरूम टीचर उन्हें ढूंढ रहे हैं। इस बार तरबूज लड़के ने अचानक पूछा, जिक्सियोंग, तुम अब शेन जिंगजे जैसे क्यों दिखते हो? धड़ाम, झांग जिक्सियोंग ने मेज पर हाथ मारा और तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, क्या मैं सच में इतना बुरा दिखता हूँ? वो आदमी मेरा लक्ष्य है। उनके दो दोस्त तुरंत जल्दी भुलक्कड़पन में प्रवेश कर गए। इसी क्षण एक मीटबॉल गिरा और दोनों ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उनके घर में चोरी हो गई हो। चीखने लगे। अचानक एक और धमाके के साथ ली यीजी ने खुलकर एक कुर्सी खींची और उनके साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया, जिससे दो दोस्त मजबूरी में मुस्कुराए, एक खुशमुख दिखावट बनाते हुए। झांग जीशियोंग डरते हुए कि उसके दो दोस्त गलतफहमी न करें, जल्दी से खड़े होकर हाथ लहराते हुए समझाने लगे, पर इससे चीजें और भी लगने लगी, और भी बुरा। इसलिए वह जल्दी से निकल गया। ली यीजी जल्दी से उसके पीछे गया। इस बीच दोनों दोस्त फिर से हंसते हुए मजबूरी में मुस्कुराए। हालांकि अगले ही पल वे सिर्फ आंसू रोककर उन्हें जाते हुए देख सकते थे। उनके लिए दुनिया क्रूर थी। आखिरकार वे अविवाहित पैदा हुए थे। जब दोनों जा रहे थे तो जू जेन ने भी उन्हें देखा, जिससे वह बहुत ईर्ष्यालु हो गई। यहाँ तक कि उसका खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी दूसरी ओर झांग जिशियोंग अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे थे, अपनी कलाई पर पहनी हुई सोने की चेन को खोलते हुए, ये सोचते हुए कि शिक्षक को कैसे समझाना है। आखिरकार ये उनका पहली बार क्लास बंक करना था। जब वह अपनी शर्ट के बटन ठीक कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि उनकी मध्यमा उंगली की अंगूठी गायब हो गई है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन अधिक ताकत लगाई और खुद को चोट पहुंचा बैठे, जिससे वह तुरंत पसीने से तरबतर हो गए। उसने सोचा, ये बुरा है। उस समय यह अंगूठी उसे उसके चाचा ने पहनाई थी। तब उसके गंजे चाचा ने उसे बताया था कि यह अंगूठी उसे बॉस ने दी थी जब वह वयस्क हो गया था, इसलिए वह बहुत खुश था। बॉस से प्राप्त इस महत्वपूर्ण अंगूठी को बॉस के बेटे को दे पाना उसे बहुत खुश। लेकिन जब मैं मर जाऊं तो तुम्हें इसे मुझे वापस देना होगा। मैं इसे अपनी कब्र में ले जाना चाहता हूँ। इस क्षण झांग जिशियोंग ने घबराहट में अपने बाल पकड़ लिए। उसके गंजे चाचा के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। फिर वह कक्षा में इसे हर जगह ढूंढने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बीच स्कूल का गुंडा पहले से ही उसके पीछे था। पत्थर से चोटिल गुंडा कहीं अपना गुस्सा निकालने के लिए जगह ढूंढ रहा था। सीधे उसे एक लात मार दी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। अपने बालों को बड़े अदांच से झटकते हुए झांग जीशियोंग की पीठ व्यक्ति की तरह दिख रही थी जिसने उस पर पत्थर फेंका था, इसलिए वह ऊपर गया और उसे कई उड़ती हुई लातें मारी। हालांकि संयोगवश जू जेन कक्षा में था, लेकिन शेन जिंगजे को नहीं रोका। शेन जिंगजे लगातार झांग जीशियोंग को तब तक लात मारता रहा जब तक वह उठ नहीं पाया। शेन जिंगजे ने अभी भी अपनी ठुड्डी को सहलाया, बहुत असंतुष्ट। सौभाग्य से ली यीजी ने समय पर उसे पुकारा। शेन जिंगजे अचानक आगे बढ़ा। उसने तुरंत एक शैतानी मुस्कान दिखाई, निर्दयता से उसके कपड़े पकड़ लिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम एक महिला हो? इस समय ली यीजी ने फिर से झांग जीशियोंग की ओर देखा, सोचते हुए कि उसे उसकी मदद करने के लिए पीटा गया है। तो उसने जानबूझकर शेन जिंगजे से कहा, ये सोंग झोंगशी था जिसने मुझे दूर खींचा। उस दिन सोंग झोंगशी का नाम सुनकर वह कांप उठा, पर सोंग झोंगशी तो बस शांति से सोना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस झमेले में फंस जाएगा। फिर शेन जिंगजे सीधे उसके पास चला गया। अरे जागो, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसने अपने दांत भींच लिए। एक धमाके के साथ उसने सीधे सोंग जोंगशी की मेज पर तब मारा जब वह सो रहा था, जिससे छात्र डर के मारे अपने मुंह खोले रह गए। ली यीजी ने सोचा था कि सोंग जोंगशी उसे डराने में कामयाब होगा, पर उम्मीद नहीं थी कि हालात बढ़ जाएंगे। तब सोंग जोंगशी ठंडे तरीके से खड़ा हुआ। क्या तुम पागल हो? इस समय शेन जिंगजे ने जोर से पूछा, क्या तुमने ली की मदद की थी? यीजी? सोंग जोंगशी की नजर फिर से झांग जिक्सियोंग की ओर मुड़ी। उसे कांपते हुए देख वह समझ गया कि क्या हुआ, तो अपनी कान को लापरवाही से खुरचते हुए उसने कहा, लगता है मैंने मदद की। तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में? यह
हालांकि शेन जिंगजे ने सीधे उसी कॉलर पकड़ी। मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम साफ झूठ बोल रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या? हालांकि सोंग जोंगशी की पकड़ की ताकत अविश्वसनीय थी, जिससे वह पूरा हिलने लगा। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो क्या होगा? शेन जिंगजे दर्द में इतना था कि उसने सीधे अपना हाथ छोड़ दिया। हड्डी तोड़ने वाला दर्द, लेकिन फिर भी कढ़ाई से बोलना नहीं भूला। सरनेम सोंग, हम इसे देखेंगे। फिर जब वह जाने वाला था, उसने जमीन पर झांग जिक्स्योंग को देखा, जो अपने बाल पकड़ रहा था। ध्यान से देखने पर वह व्यक्ति इस आकार का था। इस बीच झांग जिक्स्योंग ने शेन जिंगजे के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, सोचते हुए कि यह उसके हाथ में कैसे आई। लेकिन शेन जिंगजे ने सोचा कि ऐसा कायर इसे नहीं कर सकता। एक धमाके के साथ वह सीधे चला गया। झांग जिक्स्योंग ने भी दांत पीसते हुए चुपचाप कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, उसे अंगूठी वापस लेनी ही होगी। भारी कदमों से चलते हुए वह स्कूल छोड़ दिया। घर लौटने पर दरवाजे पर चाचाओं की एक कतार ने उनका अभिवादन किया, लेकिन युवा मास्टर के घायल चेहरे और पदचिन्हों को देखकर उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत बदल गईं। स्कारफेस चाचा ने चिल्लाया, यह हमारे फायर बियर गैंग को चुनौती देने की बात है। लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार करो। गंजे चाचा अभी नीचे आ ही रहे थे जब उन्होंने सुना कि हलचल। इस समय चेहरे पर निशान वाले चाचा ने उससे कहा, बड़े भाई को रिपोर्ट करो, युवा मास्टर को बाहर पीटा गया। गंजे चाचा के सिर का सोना फूट पड़ा। कौन कमीना है जिसने यह किया? छोटे मालिक, आप रास्ता दिखाओ। आखिर कौन था जिसने यह किया? इस समय उनके बॉस ने उन्हें रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा, छोटे मालिक, हमारे गैंग का भविष्य है। छोटे मालिक अभी लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए। सबको तुरंत समझ में आ गया। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था बॉस, कृपया माफ करें। उन्होंने अपने छोटे मालिक को हड्डी तोड़ने वाली शैतानी ट्रेनिंग देने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके युवा मास्टर को स्कूल के गुंडों द्वारा फिर से तंग न किया जाए, उन्होंने सीधा अंडरवर्ल्ड बैठक बुला ली। लेकिन इस समय झांग जिक्स्योंग भी हैरान थे। कभी उम्मीद नहीं थी कि पिटने के बाद उनके अंकल उनकी इतनी चिंता करेंगे। तो सभी की चर्चा के बाद अंकल जू ने बहुत गंभीरता से झांग जिक्स्योंग से कहा, युवा मास्टर, आपके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतने की आदत विकसित करें। तो युवा मास्टर, पहले जाओ और अपने से कमजोर किसी को ढूंढो और उनकी पिटाई करो। अपने छोटे मास्टर को बहुत संकोच में देखते हुए सभी चाचाओं ने उसे प्रोत्साहित किया। छोटे मास्टर, जितना तुम मजबूत होते हो उतने ही लोग तुमसे कमजोर होते हैं। हम सभी इसी तरह आगे बढ़े। अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करते हुए पिछली रात के ब्रेन वॉशिंग के बाद झांग जिक्स्योंग बहुत उत्साही दिख रहा था। अचानक इस समय गंजे चाचा ने उसे पुकारा, जिससे वह ठिठक गया। सोच रहे थे क्या अंकल को अंगूठी के गायब होने का पता चला? इस समय गंजे अंकल ने सिर्फ उसे अपनी शर्ट को पैंट में डालने के लिए कहा। जब झांग जिक्स्योंग ने अपनी शर्ट को पैंट में डाल लिया तो उन्होंने बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। युवा मालिक को सही रास्ते पर आता देख वह बहुत खुश हुए। इस बीच जब झांग जिक्स्योंग स्कूल जा रहे थे तो वह खुद को और स्वतंत्र महसूस करने लगे। किसी भी जगह थूकने वाले बन गए, लेकिन ऐसा लगता था कि वह कभी सफल नहीं हुए। हालांकि जब वह इनसे खुश हो रहे थे तो प्रयास अचानक शू जेन भी उसके पास से गुजरे। वह जाकर हेलो कहना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मजाक उसी पर था। शू जेन तो सिर्फ शेन चिंगहे के साथ स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे और शू जेन बहुत खुश दिख रहे थे। इससे झांग जिक्स्योंग और भी दृढ़ हो गया कि वह एक बुरा लड़का बने। और इसी समय उसने गली में ली यीजी और अन्य को सुरक्षा पैसे इकट्ठा करते देखा। इस बीच ली यीजी ने झांग जिक्स्योंग को देखा और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह तुरंत मेकअप ठीक करने के लिए मुड़ गई। सही बात है, वास्तव में ली यीजी का दिल पहले ही झांग जिक्स्योंग द्वारा जीत लिया गया था। हालांकि इस सहपाठी ने सोचा कि झांग जिक्स्योंग उसे बचाने आ रहा है और बहुत प्रभावित था, लेकिन झांग जिक्स्योंग ने उससे कहा कि वह अपनी सारी पैसे उसे दे दे। अगर मैंने तुम्हारे पास कुछ खोजा तो तुम्हारी खैर नहीं। इन शब्दों के साथ 3 फूल गर्ल्स स्तब्ध हो गईं। हे काफी आज्ञाकारी। इस बीच गंजे अंकल चिंतित थे कि युवा मालिक अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसलिए वह पूरे रास्ते उसका पीछा करते आए। उन्हें पेशेवर तरीके से संरक्षण शुल्क वसूलते देख उन्होंने अपने मुंह को ढक लिया। बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि युवा मालिक की चिंता करके वह कितने मूर्ख थे। बॉस से चुपचाप प्रार्थना करते हुए, आपको आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, युवा मालिक बहुत अच्छी तरह से बड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर काले बालों वाली लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि तुम डरपोक हो, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मर्दाना होगे। इसी समय छोटे बालों वाली लड़की ने भी कहा, ठीक है जारी रखो, तुम बहुत कूल। इस समय झांग जिक्स्योंग ने आखिरकार बुरे लड़के होने के आकर्षण को महसूस किया, सोचते हुए कि सच में सबको बदमाश लड़के पसंद होते हैं। फिर उन्होंने वाकई में पैसे सौंप दिए। ये मूर्ख सोच रहा था कि झांग जिक्स्योंग पहले उसे बचाने के लिए लूटने का नाटक कर रहा था और फिर उन्हें पैसे वापस कर देगा, जबकि झांग जिक्स्योंग और भी अधिक हैरान था। कुछ ही शब्द कहकर 40,000 युआन मिल गए। अचानक छोटे बालों वाली लड़की ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अरे, पैसे मांगने का तरीका तुम्हारा लगभग शेन चिंगहे जितना अच्छा है। ये शब्द सीधे उसके दिल में पहुंचे। देखो कितने खुश था वह। इस बीच छोटे बालों वाली लड़की ने प्रस्ताव रखा, हमारे पास कुल 40,000 है, इसे बराबर बांट लेते हैं, 10,000 प्रत्येक को। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। तो उसने सारा पैसा उन्हें बांट दिया और उसी समय तीनों फूल लड़कियों ने उसे एक साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। इस अचानक आमंत्रण ने उसे चौंका दिया। सच में बुरे लड़के अधिक लोकप्रिय होते हैं। हालांकि दीवार के पीछे छिपा गंजा अंकल यह सब देखता रहा। यह देखकर फिर से द्रवित हुआ। केवल प्राकृतिक रूप से पैसा लूटने वाला ही नहीं, बल्कि 4 हिस्सों में निष्पक्ष रूप से बांटने वाला। चुपचाप आंसू बहा रहा था, जैसे खुद को बचपन में देख रहा हो और सोच रहा हो कि अपनी आत्मा की अंगूठी युवा स्वामी को देना बिल्कुल सही था।
वह गड़बड़ी में चला गया। अचानक शेन क्विंगे से टकरा गया। शेन क्विंगे ने उसे कुछ बातें सुनाई। अरे गंजे आदमी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक गंजे अंकल ने भी उसकी हाथ की आत्मा की अंगूठी देखी, वही स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए जैसे युवा मास्टर। सोचते हुए, क्या युवा मास्टर ने उसे उधार दी थी? क्या वह युवा मास्टर का दोस्त है? तुरंत उसका दिमाग भ्रमित हो गया और इस समय शेन क्विंगे और भी अधिक मौत के दरवाजे पर था। अरे गंजे भाई, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हो? गंजे चाचा ने अपना गुस्सा दबाया और उसे एक बार में ही खत्म करने की चाहत रखते हुए जाते हुए शेन शिंगे को देखते हुए कहा, तुम बेहतर होगा कि तुम युवा स्वामी के दोस्त न हो, ताकि मैं तुमसे निपट सकूं। दूसरी तरफ झांग जिक्सियोंग की मुलाकात गलियारे में होमरूम टीचर से हुई, जिन्होंने सीधे चाय के लिए बुलाया। होमरूम टीचर ने अपने 800 डिग्री के चश्मा पहनते हुए झांग जिक्सियोंग से कहा कि अपने पिता को कल स्कूल बुलाओ। ये सुनते ही उसे अपने पिता का भयावह चेहरा याद आ गया। उसने जल्दी से उसे रोक दिया। मेरे पिता बहुत दूर हैं, क्या मैं अपनी चाचा को बुला सकता हूँ? क्लास टीचर ने उस पर नजर डाली, फिर भी झांग जिक्सियोंग को अपने चाचा को बुलाने की अनुमति दे दी। उसके बाद घर लौटकर झांग जिक्सियोंग ने अपने चाचाओं से कहा, स्कूल के शिक्षक ने कहा है कि आपको बुला लूं। अगले ही क्षण वे तीनों खुशी से चमक उठे। समस्या बच्चे के पेरेंट्स को बुलाने की मानक स्थिति। इस बीच केवल एक व्यक्ति ही स्कूल जा सकता था। तीनों चाचा शुरू हो गए बहस। वे इस दिन का पूरा 10 साल से इंतजार कर रहे थे। निष्पक्षता के लिए तीनों ने चिट्ठी पट्टा चाकू का उपयोग करके निर्णय लिया। चिट्ठी पट्टा चाकू। हाँ, गंजे चाचा जीत गए। बाकी दो को केवल अगली अवसर का चुपचाप इंतजार करना पड़ा। अगली सुबह नींद में डूबे झांग जिक्सियोंग ने सुबह सुबह एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। यह बस गली के लॉफर के पूर्वज थे। बाजू पर टैटू, स्मार्ट पैंट, बड़ा पेट मानक। लगता था कि उसका गंजा सिर भी रोशनी को परावर्तित कर सकता था। सड़क पर आराम से चलते हुए गुंडे उसे देखकर झुकते हुए कहते, बड़े भैया। इस पल झांग जिक्सियोंग स्तब्ध थे। हाँ, सचमुच मेरा गंजा चाचा अभी भी सबसे शक्तिशाली है। अचानक गंजा चाचा ने बहुत गंभीरता से झांग जिक्सियोंग से पूछा, छोटे मालिक, क्या आपने हाल में कोई बुरी चीजें की हैं? उसे तुरंत नर्वस बना दिया। फिर उसने इशारा किया कि उसने थूकने का अभ्यास किया था, लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा नहीं था। अगले ही पल मेरे आदमी गंजे अंकल ने सीधे शेनचांग पर एक सबक दिया। छोटे मालिक, आओ, ऐसे अपना मुंह क्षैतिज आकार में खोलो। फिर इस भावना के साथ अपनी जीभ बाहर की ओर इस तरह धकेलें, अपने दांतों के बीच से फुत करें। लेकिन इससे झांग जिक्सियोंग दंग रह गए, तो उन्होंने तुरंत नकल की। फुत फुत 2 बार। लार चारों ओर बिखरी हुई। वास्तविकता ने उन्हें बताया कि थूकना भी एक तरह का ज्ञान है। बॉल्ड अंकल ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए, तो उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे ढांढस बंधाया। युवराज, अभ्यास करते रहो जब तक तुम स्कूल न पहुंच जाओ। तब झांग जिक्सियोंग चले गए, पूरी तरह से अंत तक अपने सामाजिक गंजे चाचा पर निर्भर करते हुए। इस बीच गंजे चाचा ने उसे चलने की प्रभावशाली शैली भी सिखाई। गहरी सांस लो, छाती बाहर, फिर से सांस अंदर लो, पेट अंदर, कमर सीधी, हाथ झूलते हुए धनुष पैरों के साथ चलो। अस्त व्यस्त और लापरवाह एक असली आदमी को ऐसा चलना चाहिए। हाँ युवा मालिक, बस इसी तरह। फिर दोनों रौबदार ढंग से स्कूल तक चलते रहे। सहपाठी इस आभा से पसीने से तरबतर डर गए। सच में मेरा सामाजिक गंजा चाचा कहीं भी साइडवेज चल सकता है। स्कूल के गेट तक पहुंचकर अचानक रुक गया। इस समय झांग जिक्सियोंग से पूछते हुए, युवा स्वामी, क्या आपने उस आत्मा की अंगूठी का अच्छी तरह ख्याल रखा है जो मैंने आपको दी थी? चिंतित होकर गंजे चाचा को जवाब दिया, मैंने इसे अच्छे से अपने कमरे में रखा है। अचानक गंजे चाचा को सब समझ में आ गया। वास्तव में यह चोरी हो गई थी। पल भर में कक्षा के गलियारे में चलते हुए सहपाठियों ने सभी प्रशंसा की निगाहें डाली। इस बीच लिएजी भी बहुत हैरान थे। फिर गंजे चाचा ने झांग जिक्सियोंग को पहले कक्षा में जाने दिया। वह उसके होमरूम शिक्षक से मिलने जाएंगे। दूसरी ओर शांत प्रशासनिक कार्यालय में अचानक एक जोर की दस्तक हुई। मैं जिक्सियोंग का चाचा हूँ। जिक्सियोंग का होमरूम शिक्षक कौन है? सीधे होमरूम शिक्षक को पोता बना दिया। इस समय उसके बगल में एक महिला शिक्षक ने पूछा कि क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर होमरूम शिक्षक ने महिला शिक्षक के सामने दिखावा करना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, मैं 10 सालों से शैक्षिक निदेशक हूँ। मैं इस तरह के व्यक्ति को समझता हूँ। इस पल खड़ा होकर उन्होंने वास्तव में प्रभावित किया, यहाँ तक कि गंजे अंकल को भी भ्रमित कर दिया। ठंडे पसीने के साथ उन्होंने गंजे अंकल को चर्चा करने के लिए ले जाया। इस समय वह मौत के साथ दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कान जबरदस्ती करके कहा कि जिक्सियोंग अगले साल छात्र परिषद अध्यक्ष बनने वाला है, लेकिन हाल में वह बिगड़ रहा है। इनसे शब्दों से गंजे चाचा बेहद संतुष्ट हुए। आपका मतलब है कि हमारा जिक्सियोंग एक समस्या बच्चा है? निर्देशक की विग को छोड़कर अपनी विग को संभालते हुए उसने समझाया। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। जिक्सियोंग निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट आदर्श छात्र है। अचानक फिर से एक धमाका हुआ। अगले ही क्षण उसका चेहरा बदल गया। आप कह रहे हैं कि जिक्सियोंग कोई समस्या वाला बच्चा नहीं है? इस समय वह इतना घबरा गया कि उसने कह दिया, जिक्सियोंग एक समस्या वाला बच्चा है, एक बहुत गंभीर समस्या वाला बच्चा। संतोषजनक उत्तर मिलने से वह बहुत संतुष्ट हो गया। इस बीच गंजे अंकल ने उससे पूछा कि क्या स्कूल में छात्र पैसे वसूल रहे हैं? कक्षा अध्यापक अचानक उठ बैठे। क्या वसूली? ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए इशारा किया कि जब तक वह पद पर हैं, स्कूल में बिल्कुल भी हिंसा और वसूली नहीं होगी। ये सुनकर गंजे अंकल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही वह खड़े हुए, कक्षा अध्यापक ने सोचा कि उन्हें बुरी तरह से पीटा जाएगा।
हालांकि गंजे चाचा ने उसे दूसरी नजर नहीं दी, सीधे निकल गए, सोचते हुए चाहे हम स्कूल में थे या जब शिक्षक आसपास थे, ये सब वही है। इस समय गंजे चाचा बहुत गुस्से में थे। शेन किंग्जे के हाथ से अंगूठी वापस लेने और उसे पीटने की योजना बना रहे थे, हर जगह इधर उधर देखते हुए। संयोगवश गंजे चाचा ने एक बहुत परिचित पीठ की आकृति देखी। अरे बच्चा, फिर से मिलते हैं। इस बार तुम मरे हुए हो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह व्यक्ति मुड़ा तो वह 4 आंखों वाला गीक निकला। धत्त, इससे हमारे सामाजिक गंजे चाचा थोड़ा शर्मिंदा हो गए। हालांकि वह एक अंडरवर्ल्ड व्यक्ति थे, हमारे गंजे चाचा फिर भी बहुत विनम्र थे और माफी मांगी। हालांकि गंजे चाचा अब बस उस लड़के को ढूंढना और उसे मारना चाहते थे, लेकिन बॉस के निर्देश को याद करते हुए कि युवा मालिक हमारे गिरोह का भविष्य का स्तंभ है, बस लड़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसने तुरंत उसे गहन सोच में डाल दिया, सोचते हुए कि उसे पहले बॉस की बात सुननी चाहिए, चलते हुए और सोचते हुए कि उसे युवा मालिक के भविष्य को अपनी जल्दबाजी से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बीच शेन किंग्जे कैंपस के बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहा था, गर्व से चमकती आत्मा को देख रहा था। अंगूठी, ये सोचकर कि इसे बेचकर वह अपने लिए एक कार खरीद सके। चतुर लाल बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत इसका मूल्य 2 मिलियन आंका। शेन किंग्जे ने खुद ये उम्मीद नहीं की थी कि पत्थर से टकराने से उसे 2 मिलियन। वहीं दूसरी ओर क्लास टीचर झांग जिशियोंग से थोड़ा डरने लगे। कक्षा में सवालों का जवाब देने के लिए हाथ उठाने पर भी उनकी आंखों से बचने लगे, मानो उन्होंने झांग जिशियोंग पर गंजे चाचा की दम घोंटने वाली छाया देखी हो। क्लास टीचर ने सोचा वह जाना चाहते थे, तुरंत मुस्कुराए और संकेत दिया, आप जा सकते हैं। इसलिए झांग जिशियोंग गंजे अंकल से जो हुआ वह पूछना चाहता था। तुरंत ही गंजे अंकल को फोन किया। हालांकि अंकल उसके लिए एक भोज की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसे शिक्षक द्वारा एक समस्या बच्चे के रूप में देखा जा रहा था। इसी समय मेज पर रखा फोन अचानक बज उठा। स्कारफेस अंकल ने सबसे पहले युवा मास्टर की कॉल देखी, तुरंत ही फोन गंजे अंकल को दे दिया। गंजे अंकल। जब गंजे अंकल ने पहली बार युवा मास्टर का कॉल प्राप्त किया तो वह खुश थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि युवा मास्टर शिक्षक के मामले के बारे में पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए। यह संकेत दिया कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन संभाल लिया शब्द सुनते ही झांग जिशियोंग तुरंत जम गया। इस बीच जब अंकल शू को पता चला कि यह युवा मास्टर का कॉल है तो उन्होंने गंजे अंकल से जल्दबाजी में कहा कि वह उन्हें युवा मास्टर से बात करने दे। अगले ही पल अंकल शू का चेहरा तुरंत तमतमा गया। जल्दी करो, मैं ले लूंगा, मेरी बात सुनो। अंकल जू ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसका फोन छीन लिया। छोटे मालिक, क्या आपने वह नहीं बुलाया जो मैंने आपको बताया था? आपको किसी कमजोर को पीटना चाहिए जो आप। तो झांग जिशियोंग ने घबरा कर पूछा, क्या मुझे आज किसी को पीटना है? लेकिन अंकल शू का जवाब था तुरंत कार्रवाई करना। अंकल शू ने झांग जिशियोंग को फिर से याद दिलाया, इस बात का ध्यान रखना कि अपने से कमजोर किसी को ही पीटना, और फिर सीधे फोन काट दिया, उसे गंजे अंकल को वापस सौंप दिया। गंजे चाचा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें बात पूरी करने से पहले ही फोन काट दिया गया था, यह सोचकर कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप बड़े भाई हैं। इस बीच झांग जिशियोंग अब समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गलियारे में अपने से कमजोर किसी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने के 2 व्यक्ति भी उनसे अधिक मजबूत दिख रहे थे। वो असहायता से उन्हें जाते हुए देखते रहे। वो बाथरूम में गए और अपना चेहरा धोया, जबकि वह असमंजस में थे। तभी अचानक एक स्तर 70 का बॉस उनके पीछे प्रकट हुआ, अपने आस्तीने। ये जैसे पत्थर पर अंडा मारना था, और वह डर से स्तब्ध हो गया। बाघ जैसे, भालू जैसे शरीर को देखकर वह सोच रहा था, आग भालू गैंग के नेता का बेटा होना किस काम का। जैसे ही वह कड़वाहट भरी मुस्कान दे रहा था, उसके पीछे एक सहपाठी ने उसे ठिठोली मारी। जिशियोंग, तुमने पिछली बार 40,000 युआन लिए थे, अब तुम मुझे उसे वापस कर सकते हो। जैसे ही वह किसी को खोजने की चिंता कर रहा था जो उससे कमजोर हो, झांग जिशियोंग ने बिना हिचक के उसका कॉलर पकड़ लिया। आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तुम मेरी पहली जीत के लिए बलि चढ़ोगे। लेकिन उसे पीटने के बाद उसने पाया कि वह इतना खुश नहीं था। इसके बजाय उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। बाद में उसने फिर से अपनी मानसिकता समायोजित की, सोचा कि वह धीरे धीरे बुरा बन जाएगा। पहले उसने कोशिश की थी कि वह अच्छा बने ताकि सू जैन उसे पसंद करे, लेकिन अब जो जैन ने अपना मन बदल लिया था। जब वह घर लौटा तो झांग जिशियोंग को घर बहुत शांत लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके चाचा लोग दंडित हो रहे थे, सिर झुकाए हुए, कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक आदमी जो गैंग बॉस जैसा दिखता था ने अपनी पॉकेट वॉच में समय देखा। अगले ही पल एक खूंखार मुस्कान के साथ, बेटा, ऐसा लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। तुम्हारी कपड़े पहनने की शैली भी बदल गई है। आओ मेरे पास बैठो। झांग जिशियोंग अचानक चौंक गया। पिताजी। जियांग हंसे। क्यों इतनी हैरानी हो रही है बेटा? लगता है तुम अपने पिता का स्वागत नहीं करना चाहते। झांग जिशियोंग हकलाए। पिता, आप यहाँ क्यों हैं? पिता जियांग कुछ शब्दों वाले लेकिन घातक कार्यों वाले व्यक्ति थे। सिर्फ एक नजर से उन्होंने झांग जिशियोंग को ठंडे पसीने से तर कर दिया। अचानक वो उठे और झट से सोफे पर जा बैठे। अचानक पिता जियांग खड़े हो गए और कहा कि वह अपने बेटे को इनाम देना चाहते हैं। बेटे। लेकिन झांग जिशियोंग के चेहरे के घाव देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारी पिटाई तो नहीं हुई? इससे वह घबरा गया, अपने पिता की आंखों में सीधे नहीं देख सका। दत्त, तुम तो फायर बियर गैंग के नेता के बेटे हो, फिर भी तुम्हारी पिटाई हो रही है हर दिन। ये तो शर्मनाक है। फिर पिता जियांग ने सीधे अंकल सू को डांटा और उन्हें झांग जिशियोंग के लिए तुरंत उत्तराधिकारी प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि झांग जिशियोंग ने वारिस की प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया। इससे पिता जियांग गुस्से से पीले पड़ गए। यह सुनकर पिता जियांग ने बिना पिता पुत्र की भावना का ध्यान रखे सीधे कहा, इन 10 सालों में तुमने पिटने के अलावा और क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ तुम पर रखूंगा?
अगर तुम आज स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारा यहाँ रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब तुमने मुझे मना किया तभी मैंने अन्य तैयारियां कर ली थी। तुम्हारे भाई देश भर में बिखरे हुए हैं और वे सभी बढ़ रहे हैं। बेटे, उत्तराधिकारी तुम्हें नहीं होना पड़ता। मैं बस आशा करता था कि वह तुम होते। 10 साल पहले तुमने कहा था कि तुम एक लड़की के लिए एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, इसलिए तुमने वारिस की ट्रेनिंग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 10 साल इंतजार किया। तुम नहीं सोचते कि तुम मेरे बिना ये आलीशान जिंदगी जी सकते हो, है ना? ये सुनकर झांग जिशुंग हैरान रह गए। जवान लोग बहुत भोले होते हैं, इसलिए उसने तुरंत पिता जियांग को वारिस की ट्रेनिंग के बारे में बताया। कुछ समय मांगने के लिए विचार करें। फादर जियांग अपने कदम रोक दिए। उन्होंने उससे कहा कि जब वह निर्णय कर ले तो अंकल सू को सूचित करने के लिए कहें। धड़ाम से वह घुटनों के बल गिर गया। ये उनके लिए अकल्पनीय था। यद्यपि वह उनके अपने पिता थे, वे बहुत बेरहम थे। फादर जियांग के जाने के बाद अंकल सू ने तुरंत युवा मास्टर को उठने में मदद की। फिर झांग जिशुंग भारी कदमों के साथ अपने कमरे में वापस चले गए और एक शावर। इस बीच तीनों चाचाओं ने अगले कदमों पर चर्चा शुरू की। इस समय स्कारफेस चाचा ने बड़े भाई से पूछा, क्या युवा मास्टर उत्तराधिकारी प्रशिक्षण को स्वीकार करेंगे? इस सवाल ने चाचा जू को गहरी सोच में डाल दिया। सोचा महसूस किया कि उन्हें पहले युवा मास्टर से बात करनी चाहिए। फिर वह झांग जिजियोंग के कमरे में गए। युवा मास्टर की असहाय अभिव्यक्ति देखकर अंकल सू ने कहा कि यदि युवा मास्टर भी उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करेंगे तो अंकल उनकी ताकत बन सकते हैं। जैसे ही वह जाने वाले थे, उन्होंने कहा, यदि आप कुछ बचाना चाहते हैं, आपको इसे बचाने की शक्ति की आवश्यकता है। अचानक उसने फिर से शेन जिंगजे के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर वह उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करता है तो चाचाओं की मदद से चीजें अलग होती। इन बातों को सोचकर उसे और भी दयनीय महसूस हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने चाचाओं से कहा कि उसने उत्तराधिकारी प्रशिक्षण को स्वीकार करने का फैसला किया है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, फिर सभी बुरे लोगों को हराना चाहता हूँ। चाचाओं, इस तरह मैं सबसे बुरा आदमी बन जाऊंगा, है ना? तो चाचाओं, कृपया मेरी मदद करें। इस समय चाचाओं ने 10 सालों से इंतजार किया था। युवा मालिक, इसे हम पर छोड़ दें, हम 10 सालों से तैयार हैं। सुबह का अगली सुबह उनके युवा मालिक जल्दी में थे। उन्हें जल्दी से प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। युवा मालिक को आखिरकार उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करते हुए देखकर स्कारफेस अंकल और गंजे अंकल बहुत खुश हुए। इस बीच अंकल जू ने समझ लिया कि गंजा अंकल इस क्षेत्र में सबसे पेशेवर थे, इसलिए उन्होंने युवा मालिक के विशेष प्रशिक्षण को सौंप दिया, जिससे गंजे अंकल उत्साह से रोने लगे, सीने पर हाथ मारते हुए। युवा मालिक, बस मेरे साथ सीखो, मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा। ठीक है अंकल। जैसे ही वे ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, गंजे अंकल अचानक रुक गए। युवा मास्टर, क्या आप वास्तव में उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करना चाहते हैं? इस समय झांग जिशुंग ने बहुत दृढ़ता से उत्तर दिया। चाचा, मैंने अपना मन बना लिया है। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद गंजे चाचा ने उनसे एक और सवाल पूछा। युवा स्वामी, क्या आपने सच में वह आत्मा रिंग सुरक्षित रखी है जो मैंने आपको दी थी? ये सवाल सुनकर झांग जिशुंग अचानक चौंक गए और वह जानता था कि सच छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए उसने उदास होकर गंजे अंकल को बताया कि वह इसे खो चुका था और ये उसी लड़के के पास था जिसे वह हराना चाहता था। वास्तव में गंजे अंकल झांग जिशुंग से इस स्वीकारोक्ति का इंतजार कर रहे थे। उसके पास जाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि अंगूठी किसके पास है। उन्होंने कहा कि अगर युवा स्वामी ने अनुमति दी तो वह अभी जा सकते हैं और उसे पीट सकते हैं। लेकिन झांग जिशुंग ने बार्ड अंकल से कहा कि वो बीच में न आए। उन्होंने कहा कि वो उस शेन जिंगजे से खुद निपटना चाहते हैं। अचानक बार्ड अंकल ने गले लगाया उसे। युवा मालिक, मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे। फिर गंजे चाचा ने झांग जिशुंग के लिए किसी भी समय कार्रवाई करने को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे युद्ध की वर्दी पहनाई। अपने कमरे में वापस जाकर झांग जिशुंग ने कपड़े पहने और अपने बाल संवार लिए, जिसमें उन्होंने उन बालों को पीछे कर लिया जो 82 वर्षों से नहीं धोए गए थे। अब से वो अब एक साधारण छात्र नहीं बल्कि फायर बियर गैंग का योग्य उत्तराधिकारी था। शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में गंजे अंकल ने उसे 3 मूलभूत चीजों के साथ परीक्षण शुरू करने के लिए कहा। इस समय गंजे अंकल युवा मास्टर की शारीरिक ताकत के स्तर के बारे में बहुत जिज्ञासु थे। फिर गंजे अंकल ने पहले उसे वजन के साथ स्क्वाट्स करने को कहा। अगले ही पल यह इतना भारी था कि झांग जिशुंग लगभग फट पड़ा। सिर्फ एक प्रयास ने झांग जिशुंग को हाँफने पर मजबूर कर दिया। इसे गंजे चाचा थोड़ा असहज महसूस करने लगे, सोचते हुए कि युवा मालिक सिर्फ 20 किलोग्राम का स्क्वाट कर सकता है। अगला था बेंच प्रेसिंग, जबकि सीधा लेटा था, लेकिन यह मुद्रा झांग जिशुंग के लिए चुनौतीपूर्ण लग रही थी। लेकिन अगले ही पल झांग जिशुंग ने कांपते हुए बार्ड अंकल से मदद मांगी तो बार्ड अंकल ने उन्हें उठा दिया। धत तेरे की, युवा मास्टर का स्क्वाट प्लस बेंच प्रेस सिर्फ 40 किलोग्राम है। पास में जिशुंग को लग रहा था कि उसका शरीर और मजबूत हो गया है। युवा मास्टर को बहुत कमजोर समझते हुए बार्ड अंकल नहीं जानते थे कि जिशुंग को कैसे ट्रेन करें। फिर बार्ड अंकल ने जिशुंग को डेडलिफ्ट करने के लिए कहा। इस समय बार्ड अंकल को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अनपेक्षित रूप से जिशुंग आसानी से खड़ा हो गया। इससे अचानक उसे उम्मीद से भर दिया। कमाल है, ये क्या हो रहा है? उसने जल्दी से जिशुंग के लिए और वजन जोड़ा। जिशुंग ने इसे आसानी से उठा लिया। एक झटके के साथ ये यादें वापस ले आया। स्क्वाट और बेंच प्रेस मिलाकर केवल 40 किलोग्राम थे, लेकिन उसका डेडलिफ्ट 100 किलोग्राम था। क्या यह संभव हो सकता है कि युवा स्वामी ने यह क्षमता बुजुर्ग लोगों की मदद करने से हासिल की हो? फिर चालक अंकल ने कहा कि अंतिम परीक्षा पकड़ की शक्ति होगी, जो जिशुंग के साथ आर्म रेसलिंग में होगी। अचानक सभी चाचा इकट्ठे हो गए देखने के लिए। एक सिग्नल के साथ गंजे चाचा ने गंभीरता से जिशुंग से कहा कि वह अपनी पूरी ताकत लगाए। वूश! कमाल! युवा मास्टर की पकड़ की ताकत। दूसरे चाचाओं ने सोचा कि वह नरमी से पेश आ रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण
बाल्ड अंकल का चेहरा अखरोट की तरह लाल हो गया। अचानक एक सिद्धांत आया, क्या यह हो सकता है कि युवा मास्टर की अद्भुत मजबूत पकड़ उनकी 10 साल की मालिश के कारण है? युवा मास्टर की जानवर जैसी पकड़ वास्तव में मालिश के माध्यम से प्रशिक्षित हुई थी। बाल्ड अंकल को आखिरकार पता चला कि जीशियोंग को कैसे प्रशिक्षित करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह जीशियोंग से हार नहीं सकते क्योंकि मैच का हल्के में लेना प्रतिद्वंद्वी का अपमान करना है। तो उसने गहरी सांस ली, अपनी सारी ताकत लगाई। युवा मालिक, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। अन्य अंकल सदमे से देख रहे थे, लेकिन इस पल में गंजा अंकल अपने दिल में चिल्ला रहा था, युवा मालिक, मुझे तुम पर गर्व है। एक थप्पड़ के साथ हाँ, गंजा अंकल जीशियोंग से हार गया। अपनी कांपती हुई हाथ को देखते हुए अंकल ने अपने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, युवा मास्टर ने वास्तव में हमारी गैंग के आर्म रेसलिंग के चैंपियन अंकल जिजेंग को हरा दिया। जब जिक्सियोंग ने उसे उठाया तो गंजे अंकल ने जिक्सियोंग में फायर बियर गैंग के बॉस की छवि देखी। कम से कम इतना तो है कि गंजे अंकल की कल्पना वास्तव में प्रभावशाली थी। फिर दोनों आदमी मर्दाना कदमों के साथ अगली ट्रेनिंग शुरू करने के लिए चले गए। इस बीच सोंग जोंगशी ने जांग जीशियोंग की खाली सीट को देखते हुए जांग जीशियोंग के 2 सबसे अच्छे दोस्तों से पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं है। तो दोनों दोस्तों ने उन्हें बताया कि जांग जीशियोंग के दरवाजे पर कई डरावने अंकल हैं। स्कूल के बाद वह सोचता रहा कि कहीं झांग जीशियोंग के साथ कुछ हुआ तो नहीं। असल में सोंग जोंगशी झांग जीशियोंग की चिंता उसकी बहन की वजह से कर रहा था। झांग जीशियोंग ने उसकी बहन की पहले मदद की थी, इसलिए उस रात वह अकेले झांग जीशियोंग के दरवाजे पर गया। हालांकि स्पाइकी अंकल ने उसे इधर उधर छुपते हुए देखा और सोचा कि वह किसी और गिरोह द्वारा भेजा गया है, इसलिए उसने बताया कि वह झांग जीशियोंग का सहपाठी है। अंकल ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कृपया अंदर आओ। लेकिन अगले ही पल अंकल शू ने उसे रोक दिया और उन्हें दिमाग लगाने के लिए डांटा। सौभाग्य से वह वास्तव में युवा मास्टर का सहपाठी था। अगर उसने झूठ बोला होता तो क्या होता? क्या होगा अगर उसे किसी दूसरे गिरोह ने भेजा हो? इस समय सोंग जोंगशी सौभाग्यशाली था कि उसने अपना छात्र पहचान पत्र लाया हुआ था। उसने सोचा कि कितना डरावना होता अगर उसने इसे नहीं लाया होता। अचानक अंकल शू ने सोंग जोंगशी के बैग पर जुडो लिखा देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी कनिष्ठ को बोल्ड अंकल को बुलाने के लिए कहा। सोंग जोंगशी बोल्ड अंकल को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। नमस्ते सीनियर। वजह जानने के बाद उन्होंने उसे झांग जिजियोंग से मिलने के लिए ले गए। जब उसने झांग जिशियोंग को देखा तो वह दंग रह गया। उसने यहाँ तक की तकनीकें इस्तेमाल की ये सोचकर कि जिशियोंग ने अपना बायां हाथ छोड़ा है जो काम नहीं करेगा। बेशक उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिशियोंग केवल अपने दाएं हाथ की ताकत से किसी को उठा लेंगे। सोंग जोंगक्सी हैरान रह गए। जिक्सियोंग की जानलेवा चाल एक हाथी स्लैम के साथ एक धमाका हुआ। इस क्षण में वह झांग जिक्सियोंग की पकड़ की ताकत से प्रभावित हो गए। फिर गंजे अंकल ने उनसे कोशिश करने को कहा। फिर सोंग जोंगक्सी और झांग जिक्सियोंग ने लड़ाई शुरू की। सोंग जोंगसी जल्दी से आगे बढ़े और जिक्सियोंग की कॉलर पकड़ी। जिक्सियोंग ने सोचा कि वह अब अपने पैरों से हमला करेगा, लेकिन सोंग जोंगसी ने उसे डबल हैंडेड स्लैम दिया। स्कारफेस अंकल चिंतित थे, लेकिन सौभाग्य से बाल्ड अंकल ने उन्हें रोक दिया। झांग जिजोंग फिर से उठ खड़ा हुआ, बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगले ही पल सोंग जोंगशी का हाथ सबसे तेज गति से जिजोंग की ओर बढ़ा, लेकिन फिर भी चूक गया। जिक्सियोंग ने 2 बार पीछे कदम बढ़ाया, सांस ली, छोड़ी, तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गया। दांत खिटखिटाते हुए उसका दायां हाथ प्रहार के लिए ताकत जुटा रहा था। एक थप्पड़ से उसने सीधे सोंग जोंगसी पर प्रहार किया। इस क्षण सोंग जोंगसी को एहसास हुआ कि जिशियोंग की मुट्ठी पहाड़ की तरह थी। अगले ही पल जिशियोंग ने फिर से पलटवार किया। सोंग जोंगसी की टांग पकड़ ली। धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूती से बढ़ाते हुए जिशियोंग ने एक तीखी नजर डाली। खतरनाक चाल, कसाई का हाथ सेब तोड़ने वाला। इस भयानक पकड़ की ताकत ने सोंग जोंगशी को नर्क जैसी पीड़ा महसूस कराई। गंजे अंकल ने अनुमोदन के साथ देखा, जबकि दाढ़ी वाले अंकल पसीने से तरबतर थे। क्या ये अभी भी हमारा युवा मालिक है? फिर सोंग जोंगसी ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन जिशियोंग ने इसे फिर भी बचा लिया। जिक्सियोंग ने फिर से अपनी स्थिति समायोजित की। उसका बायां हाथ धीरे धीरे ताकत जुटाते हुए अचानक एक मुक्का मारा, लेकिन सोंग जोंगशी ने उसे रोक दिया। अगले ही पल जिक्सियोंग का दायां हाथ प्रहार करता है, उसे गर्दन पर जोर से मारता है। इससे सोंग जोंगशी थका हुआ महसूस करता है। झांग जिक्सियोंग, तुम बहुत ही नीच हो, मेरी गर्दन पर मार दिया। सोंग जोंगशी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका पूर्व सहपाठी अब उनके जैसा ही मजबूत होगा। यह और भी अविश्वसनीय था कि केवल 3 दिन ही हुए थे। जमीन पर लेटे झांग जिशियोंग की ओर देखते हुए उसने हैरानी से पूछा कि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति शेन जिंगजे जैसे लोगों से क्यों डरता है। शुक्र है गंजे अंकल ने उसे बताया कि क्योंकि युवा मालिक ने पहले कभी मुकाबला नहीं किया था, वह कार्रवाई करने से पहले डरते थे, हमेशा भागना चाहते थे, बदलना चाहते थे। वे एक युवा मास्टर को आपके जैसे विरोधियों की जरूरत होती है। फिर गंजे अंकल ने सोंग जोंगशी को पहले अपनी चोट का इलाज कराने दिया। स्कारफेस अंकल ने उनकी ओर तिरस्कार से देखा। हालांकि इस समय झांग जिशियोंग अचानक हंस पड़े। ये देखकर गंजे अंकल चौंक गए और पूछा कि झांग जिशियोंग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन झांग जिशियोंग ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें अपने दिल में दर्द हो रहा है, और इससे गंजे अंकल उलझन में पड़ गए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद गंजे अंकल ने उनके लिए रात का खाना तैयार किया, कहते हुए कि व्यायाम के बाद उन्हें प्रोटीन की पूर्ति करनी चाहिए।
इस समय गंजे अंकल ने सीधे से पूछा कि क्या सोंग जोंगशी एक युवा मास्टर के साथ एक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण करने को तैयार होंगे, भोजन और रहने की व्यवस्था देने की पेशकश करते हुए। लेकिन सोंग जोंगशी ने कहा कि उनकी एक बहन है और वो बाहर नहीं रह सकते। स्कूल के बाद ट्रेनिंग के लिए आने का क्या ख्याल है? सोंग जोंगशी ने कहा कि उसके पास स्कूल के बाद जूडो क्लब की ट्रेनिंग है। फिर गंजे अंकल ने उससे पूछा, जब तक हम ट्रेनिंग का मुद्दा हल कर देते हैं तब तक ठीक है ना? पुष्टि मिलने के बाद गंजे अंकल ने तुरंत जूडो क्लब को फोन किया। नमस्ते, मैं एक हफ्ते के लिए सोंग जोंगशी को प्रशिक्षण के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्या यह ठीक है? ये सुनकर सोंग जोंगशी लगभग घुट गए। फिर गंजे अंकल ने कहा, जूडो क्लब की समस्या हल हो गई है, चिंता मत करो, बस आत्मविश्वास से आओ। उसके कंधे पर थपथपाते हुए, युवा मास्टर के प्रशिक्षण के बाद मैं तुम्हें व्यक्तिगत प्रशिक्षण दूंगा। अगले दिन ली यिक्सी ने कई दिनों से झांग जीशियांग से संपर्क नहीं किया, जिससे वह बहुत चिंतित हो गई। उसकी दो सबसे अच्छी सहेलियों ने सोचा कि वह गंभीर रूप से बीमार थी। काले बालों वाली लड़की ने सुझाव दिया, क्यों ना तुम उसके घर जाओ, अगर अकेले जाने में संकोच हो तो झांग जीशियांग के दोस्तों के साथ जाओ। अचानक ली यिक्सी खिल उठी, इस तरह मैं स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढ सकती हूँ। रुको, मैंने तो नहीं कहा कि यह झांग जीशियांग था, तुमने कैसे जाना? क्या यह स्पष्ट नहीं है? हर कोई जानता है सिवाय झांग जीशियांग के। खैर, बस उसे ढूंढने जाओ, यहाँ हमें परेशान मत करो। अपने दोस्तों से अलविदा कहकर ली यिक्सी अपनी प्रेम खोजी यात्रा पर निकल पड़ी। इसी दौरान शेन जिंगजे और उसका दोस्त आत्मा की अंगूठी बेचने की योजना बना रहे थे। स्टोर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कोई भी सेवा करने के लिए नहीं था। मरे हुए गंजे, ग्राहक यहाँ हैं, तुम हमारी सेवा क्यों नहीं कर रहे? इस समय गंजा अंकल ने 2 बार खांसा। हालांकि अचानक बाहर से कदमों की एक आवाज आई। शीघ्रता से शटर नीचे खींचते हुए धड़ाम से शेन जिंगजे घबरा गया। जल्दी से अपने दोस्त से पूछा कि शटर कैसे नीचे खींचा जाए। हालांकि गंजा अंकल ने अपने हथियार से खेलते हुए उसे कहा कि वह अच्छी तरह छुप जाए, अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शेन जिंगजे का जबड़ा गिर पड़ा। मरे हुए गंजे, तुम कौन हो? कांपते हुए उसने अपना फोन निकाला और कहा कि वह पुलिस को बुलाएगा। गंजे अंकल अपने चश्मे को पकड़े हुए, बच्चे इस बार तुम गए, शायद थोड़ा दर्द होगा बच्चे। एक पल में 2 थपकों के साथ शेन जिंगजे की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। जितना वो पहले घमंडी था, अब वो उतना ही दयनीय था। गंजे अंकल ने उसके बाल पकड़कर कहा, अंगूठी को सुरक्षित रखो, अंगूठी का मालिक खुद इसे लेने आएगा। अगर तुमने इसे किसी और को बेचने या खो दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय गंजे अंकल ने उसकी घनी बालों वाली सिर को देखा, जो उन्हें बहुत नापसंद था, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे इलेक्ट्रिक रेजर लाओ, और उसके सारे बाल मुंडवा दिए। उसके सिर पर जोर से थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं और उसे जगह साफ करने को कहा। जाने से पहले गंजे अंकल ने उसे डराना नहीं भूला। अगर उसने कोई चाल चलने की कोशिश की तो वह जीवन भर उसका पीछा करेगा और हर बार जब उसके बाल उगेंगे तब उसका सिर मुंडेगा। शेन जिंगजे ने नफरत में दांत भींच लिए, लेकिन केवल चुपचाप इन अपमानों को सहन कर सकता था। इस बीच सोंग जोंगशी और ली यिक्सी भी झांग जीशियांग से मिलने आए। दागदार मूंछों वाले अंकल ने अपनी टाई को समायोजित करते हुए ली यिक्सी को नजर भरकर देखा, ये सोचते हुए कि क्या वह युवा मास्टर की गर्लफ्रेंड है। फिर उन्होंने दोनों को यह कहते हुए आगे बढ़ाया कि आज केवल युवा मास्टर का प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। लेकिन इससे ली यिक्सी हैरान रह गई। यह झांग जीशियांग का परिवार बहुत अमीर है, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता। इस समय स्कारफेस अंकल अचानक रुके। 2 बार दरवाजा खटखटाया। इस समय ली यिक्सी झांग जीशियांग को जल्दी से देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन बाल्ड अंकल बाहर आए और उनसे पूछा कि जोंगशी के साथ कौन है। अचानक ली यिक्सी नर्वस हो गई, सोचते हुए, क्या मैं माता पिता से मिलने जा रही हूँ? अंकल, मैं झांग जीशियांग की दोस्त हूँ, मेरा नाम ली यिक्सी है। क्या विंगमैन है? मुझे नहीं पता था कि युवा मालिक की एक गर्लफ्रेंड है। ली यिक्सी चौंक गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर गंजे अंकल ने उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। युवा मालिक जल्द ही बाहर आएंगे। पैरों की आहट के साथ झांग जीशियांग अपने बाल पीछे की ओर करते हुए एक परिपक्व व्यक्ति की आभा बिखेर रहा था। यिशी, तुम यहाँ हो। इन शब्दों ने तुरंत ली यिशी को शर्मिंदा कर दिया, जो उसे हैरान कर गया। क्या? जीशियांग ने मुझे यिशी कहा? जीशियांग, तुम कुछ ही दिनों में और मजबूत हो गए हो। हालांकि झांग जीशियांग भी जन्मजात अकेले व्यक्ति थे, महिलाओं के प्रति कैसे कोमलता बरते ये नहीं जानते थे। सौभाग्य से गंजे चाचा ने सब कुछ ठीक कर दिया। उन्होंने ली यिशी को साइड से देखने दिया जब तक उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो गई। तो एक युवती ने रुचि से 2 लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा। उसने सोचा कि वह इसे क्यों देख रही थी। मुख्य बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करके बहुत खुश लग रहे थे। तभी सोंग जोंगशी ने जिक्सियांग को हवा में उठा लिया। धड़ाम से उसने उसे जोर से जमीन पर पटका। ली यिक्सी घबरा गई, सोचते हुए कि जिक्सियांग को जरूर चोट लगी होगी। लेकिन अगले ही सेकंड वे हाथ पकड़ रहे थे। ली यिक्सी ने देखा कि वे अच्छे से मिलजुल रहे थे और उनका रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे वह एक बाहरी व्यक्ति हो, मजाक उसी के ऊपर था। इस समय झांग जिक्सियांग ने उसे रात के खाने के लिए रुकने का निमंत्रण दिया, जिससे ली यिक्सी फिर से लाल हो गई। ठीक है जिक्सियांग। फिर तीनों लिविंग रूम में पेय के साथ खुशी से बातें करने लगे। इस समय ली यिक्सी ने झांग जिक्सियांग से पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं था। हालांकि झांग जिक्सियांग का जवाब था कि वह बंद प्रशिक्षण में था। यह सुनकर ली यिक्सी चिंतित हो गई। प्रशिक्षण? फिर तुमने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? सौभाग्य से गंजे अंकल ने बचाव किया।
ली यीक्सी को बताया कि बंद प्रशिक्षण के दौरान फोन की अनुमति नहीं थी। फिर उसने फोन झांग जिक्सियोंग को दे दिया। झांग जिक्सियोंग ने संदेशों को स्क्रॉल किया, ये देखने के लिए कि ली यीक्सी ने क्या उसे भेज दिया। इस क्षण ली यीक्सी घबरा गई। वह घबरा गई। अरे तुम पागल हो क्या? अभी मत देखो। सोंग जियांगशी ने अपना मुंह ढककर हंसा। ली यीक्सी अचानक खड़ी हो गई। अरे सोंग जियांगशी, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? गंजा अंकल और स्कारफेस अंकल कोने में छिपे बहुत खुश थे। ये पहली बार था जब उनके यंग मास्टर ने दोस्तों को घर बुलाया था। उन्होंने अपने यंग मास्टर को इतने खुशी से हंसते हुए लंबे समय से नहीं देखा था। रात के खाने के बाद झांग जिक्सियोंग ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। इन दिनों वह भी बहुत खुश लग रहे थे। इस समय गंजे अंकल ने उसे जल्दी आराम करने को कहा। युवा मालिक, आपको कल स्कूल भी जाना है। अगली सुबह चहचहाते पक्षियों के साथ झांग जिशियोंग का आभा काफी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि गंजे अंकल को भी लगा कि ये फायर बियर गैंग के उत्तराधिकारी जैसा ही होना चाहिए। और जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे आया, अधीनस्थ सभी चिल्लाए, सुप्रभात युवा मालिक। दरवाजे पर ही 4 अधीनस्थ उसे खोलने के लिए तैयार खड़े थे। उसने कभी भी खुद कुछ नहीं किया। कार में बैठने के बाद उसने अपने अधीनस्थ से कहा, थोड़ी देर के लिए गली में रुकना, मुझे पहले किसी की पिटाई करनी है। काले कारों की गूंजती हुई आवाज ने पूरे शहर को भर दिया। गाड़ी की तीव्र आवाज के साथ अधीनस्थ ने उसे बताया कि वे गली में पहुंच गए हैं। बाहर निकलने के बाद झांग जिक्सियोंग बहुत खुश हुआ। उसे अच्छी तरह पता था कि इस गली से अक्सर शेन जिंगजे का समूह गुजरता है। कुछ कदम चलने के बाद वह वास्तव में शेन जिंगजे से मिला। शेन जिंगजे उसे देखकर पीछे हट गया। हालांकि झांग जिक्सियोंग मुस्कुराया, सोचते हुए कि अवसर आ गया है। अब शेन जिंगजे को देखते हुए वह बहुत कमजोर लग रहा था। इस समय शेन जिंगजे ने उससे पूछा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मेरा मूड पहले से ही खराब है। आखिर तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। दोनों को एक दूसरे की पसंद नहीं थी। झांग जिशियोंग ने उससे कहा कि वह अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए, कहते हुए कि वह उसकी किसी चीज की तलाश कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं देख सकूं। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? जब उसने कुछ नहीं कहा तो झांग जिशियोंग ने उसका हाथ सीधे उसकी कॉलर बोन पर रखा। उसके मुंह से ठंडे शब्द निकले, मारने वाली चाल, और एक कड़क के साथ शेन जिंगजे ने एक और चीख निकाली। अचानक उसने भी उस पर आत्मा की अंगूठी देखी, जैसा कि झांग जिशियोंग ने संकोच किया। शेन जिंगजे ने अपने दांत भींचते हुए कहा, मैं पहले से ही काफी परेशान हूं। एक किक के साथ उसने उसे दूर धकेल दिया। मूर्ख, तुम भी मुझे उकसा रहे हो। हालांकि कोने से देख रहे बॉल्ड अंकल ने शेन जिंगजे को इशारा किया कि अगर उसने पलट कर वार किया तो वह उसे चटकाएगा। इससे शेन जिंगजे उलझन में पड़ गया। वो मरा हुआ गंजा यहाँ क्यों है? लेकिन फिर उसने झांग जिक्सियोंग की वर्दी पर धारीदार पैटर्न देखा। वह लड़का जो ली यीजी के साथ भाग गया था, उसके पास भी यह पैटर्न था। उसे अंततः सब कुछ समझ आ गया। अंगूठी का मालिक झांग जिक्सियोंग था, जिसका मतलब था कि जिसने उस पर पत्थर फेंका था वह भी झांग जिक्सियोंग था। उसने सोचा कि उसकी सारी बेइज्जती झांग जिक्सियोंग की वजह से हुई थी। इसके बारे में सोचते हुए वह अचानक बहुत गुस्से में आ गया। मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। लेकिन उसे झांग जिशियोंग ने रोक लिया। अगले ही पल झांग जिशियोंग की आंखें चमकी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ा। अचानक एक और कटान। झांग जिशियोंग की लड़ाई की ताकत अद्वितीय थी। शेन जिंगजे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वर्तमान झांग जिशियोंग वह नहीं है जो वह पहले जानता था। फिर तेजी से एक घूंसा मारते हुए एक थप्पड़ के साथ उसने शेन जिंगजे के चेहरे पर जोर से मारा। झांग जिशियोंग ने फिर से उसकी पसलियों को पकड़ा। अपनी पूरी पकड़ शक्ति का उपयोग करते हुए उसने सीधे उसके हाथ से आत्मा की अंगूठी ले ली। अंकल की आत्मा की अंगूठी, मैंने आखिरकार इसे वापस पा लिया। इस समय गंजे अंकल ने ताली बजाते हुए कहा, मैं सच में तुम पर गर्व करता हूँ युवा स्वामी। युवा स्वामी शब्द सुनकर शेन जिंगजे और भी अधिक भ्रमित हो गया। ये झांग जिशियोंग कौन था? फिर स्कूल के गेट पर काले रंग की गाड़ियों की कतारें नजर आईं। शूह शूह, सभी अधीनस्थ जल्दी से कारों से बाहर आ गए और स्कूल गेट पर पंक्तियों में खड़े हो गए। इस समय तीनों फूल इस धमक से चौंक गए, जिसमें जियांग जिशियोंग के 2 सबसे अच्छे दोस्त भी शामिल थे, जिन्होंने सोचा कि कोई बड़ा नेता आ रहा है। यहाँ तक कि मार्गदर्शन सलाहकार भी डर से कांप रहा था। एक क्लिक के साथ जैसे ही वह कार से बाहर निकला, जियांग जिक्सियोंग ने ठंडे और अहंकारी तरीके से सभी को देखा। अचानक सभी अधीनस्थ झुक गए और चिल्लाए, यंग मास्टर का सम्मान पूर्वक विदा। जैसे ही वह स्कूल गेट पर पहुंचा, अधीनस्थ पहले ही कतार में खड़े हो चुके थे। सिर्फ उसकी चाल से ही आप बता सकते थे कि वह असाधारण था। एक पल में सभी अधीनस्थ झुक गए और चिल्लाए, युवराज को आदरपूर्वक विदाई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह कक्षा में पहुंचा, सभी सहपाठी चर्चा कर रहे थे कि उसकी पहले की दयालुता एक दिखावा थी। यहाँ तक कि उसकी बचपन की प्रेमिका भी कह रही थी कि वह झूठा था। इस वक्त झांग जिशियोंग अवाक था, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। उसके पूर्व सहपाठियों ने अब उसे उलझन में डाल दिया। उसे अंकल शू के कहे शब्द याद आए, अच्छा बनना मुश्किल है लेकिन बुरा बनना बस एक पल का ही काम है। अब उसने समझा कि उसने अंकल के शब्दों को बहुत सरल समझ लिया था। तभी उसने गैलरी में अपने 10 साल पुराने दोस्तों से मुलाकात की। जब वह उनका अभिवादन करने गया तो उसके दोस्त अब उसे डर के साथ देख रहे थे। वे सीधे उसके पास से गुजर गए, उसके साथ और कोई संपर्क नहीं करना चाहते थे। जियांग जिक्सियोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वे भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अचानक एक धमाके के साथ वह घुटनों के बल गिर पड़ा। अब दुनिया उसे बहुत अंधेरी लग रही थी। फिर वह स्कूल के बाहर पुल पर अकेला उदास बैठा गया।
सौभाग्य से ली येजी और सोंग जांगक्सी ने उसे ढूंढ लिया। लेकिन तभी उसका फोन अचानक बज उठा। उसे देखकर पता चला कि छात्र परिषद के अध्यक्ष का कॉल है। उसने फोन उठाया और वजह जानकर खड़ा हुआ और कहा कि उसे कुछ काम है और जाना होगा। फिर जियांग जिक्सियोंग उदास होकर चला गया। इस पल उसके दिल में केवल एक ही सोच थी, सबसे बुरा व्यक्ति बनने की। लंबे समय से इंतजार कर रहे अध्यक्ष ने भी सीधे से जियांग जिशियोंग से पूछा, मैंने सुना है तुम्हारा परिवार अंडरवर्ल्ड में है, क्या ये सच है? जियांग जिशियोंग की आंखें धंस गईं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हालांकि अध्यक्ष को केवल इस बात की चिंता थी कि क्या इससे स्कूल की छवि प्रभावित होगी। इस समय प्रबंधक ने कहा कि वह मूल रूप से उनसे बात करना चाहते थे और फिर शिक्षकों से बात करना चाहते थे, लेकिन यह अनावश्यक लग रहा था। जियांग जिक्सियोंग, तुम बिल्कुल अपने जैसे नहीं लग रहे हो। ये सुनकर जियांग जिक्सियोंग चौंक गया। चौंकाने वाली बात है, ऐसा नहीं कि मेरे जैसा तो मुझे कैसा होना चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। सच में उसको मुक्का मारना चाहता था। पिछले 10 वर्षों से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, फिर भी अचानक आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पहले की तरह विनम्र होना चाहिए? अचानक एक धमाके के साथ जियांग जिक्सियोंग ने लोहे के दरवाजे पर मारा और चिल्लाया, क्या मुझे दयालु होना चाहिए? फिर जब वह चला गया तो उसने कहा कि उसे अब छात्र परिषद अध्यक्ष के पद में दिलचस्पी नहीं है। इस बीच शेन जिंगजे का फिर से सामना हुआ। स्पाइकी अंकल ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम जीना चाहते हो तो स्कूल मत जाओ। वाह, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुमसे कौन लड़ सकता है? जाने से पहले स्पाइकी अंकल ने उसे फिर से चेताया कि अगर शेन जिंगजे ने कोई चाल खेली तो वह उसे खत्म कर देगा। शेन जिंगजे ने देखा कि दोनों धीरे धीरे जा रहे हैं। इस समय उसने सोचा कि जियांग जिक्सियोंग उसके सामने इतना घमंडी था क्योंकि उसके पीछे गैंगस्टर्स थे। उसने कहा कि वह चुप नहीं बैठ सकता, चाहे कोई भी तरीका हो वह निश्चित रूप से बदला लेगा। जियांग जिक्सियोंग की कमजोरी पकड़ने के बारे में सोचते हुए उसने अचानक कुछ सोचा और तुरंत अपना फोन चेक किया, सोचते हुए क्या अभी भी यह हान स्यूजेन नहीं है? स्यूजेन जियांग जिक्सियोंग की बचपन की प्रिय थी। उसे जरूर जियांग जिक्सियोंग की कमजोरियों का पता होगा। उसने तुरंत स्यूजेन का नंबर मिलाया। इस समय शेन जिंगसे ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा कि अगर वह मर भी गया तो भी वह जियांग जिक्सियोंग को अपने साथ खींच ले जाएगा। शेन जिंगजे ने उसे हल्के से संकेत दिया कि जियांग जिक्सियोंग ने दर्जन भर गुंडे अंकल बनाए हैं और उसे बिना किसी कारण के पीटा गया था। अचानक शियोजेन चौंक गई। क्या? जिक्सियोंग ने गुंडों को भेजा तुम्हें पीटने के लिए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा व्यक्ति होगा। मैं सच में उससे निराश हूं। इस समय शेन जिंगजे ने अपने फायदे का इस्तेमाल किया। उसे पूछा कि जियांग जिक्सियोंग की क्या कमजोरियां हैं, जैसे जियांग जिक्सियोंग के राज या जो चीजें उसने संजो के रखी हैं। कुछ देर सोचने के बाद जूजेन ने उसे बताया, अगर हम चीजों को छोड़ दें तो क्या एक व्यक्ति गिना जाता है? अगले ही पल शेन जिंगजे शैतानी हंसी हंसा। तो यही बात है। उसने सोचा कि जियांग जिक्सियोंग को यह गंदी लड़की पसंद है। जिस व्यक्ति को जियांग जिक्सियोंग समझौता था वह वास्तव में हान श्याओजेन थी। इस समय श्याओजेन ने उससे पूछा, क्या हम फिर से साथ हैं? शेन जिंगजे ने उसके छोटे सिर को सहलाया और कहा, बिल्कुल, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो। मैंने तुम पर बहुत सख्ती की, मुझे खेद है। मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? फिर शेन जिंगजे ने जीव जरन का हाथ पकड़ा। इस बीच दूसरी तरफ 3 फूल जियांग जिक्सियोंग और ली येजी के संबंध के बारे में बात कर रहे थे। ली येजी ने छिपाकर कहा कि उसे जियांग जिक्सियोंग पसंद है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके परिवार का संबंध गैंग से है। हालांकि इस समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उससे कहा कि जियांग जिक्सियोंग को सबसे शक्तिशाली आदमी बना दो, लेकिन फिर ली येजी तुरंत सपने देखने लग गई। उसने कल्पना की कि जियांग जिक्सियोंग कह रहा है, ली येजी, अब यह क्षेत्र मेरा है और तुम मेरी अगली लक्ष्य हो। उसने सोचा कि अगर वह इतना दबंग होता तो यह काफी अच्छा होता। शर्माते हुए उसने अपना चेहरा ढक लिया और उत्साह में कूद पड़ी। तभी शेन जिंगजे के 2 अनुचर अचानक उनके पास आ गए। अरे ली येजी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्लास से जियांग जिक्सियोंग कहाँ गया? जैसे ही वे जानकारी नहीं मिलने पर जाने लगे, उन्हें नहीं पता था कि जियांग जिक्सियोंग वापस आ रहा है। जैसे ही वे मुड़े, जियांग जिक्सियोंग अचानक उनके सामने आ गया। तीनों फूल हैरान रह गए। अरे बाप रे, जिसके बारे में बात कर रहे थे वो यही है। इस समय शेन जिंगजे के 2 अनुचर अब भी तीनों फूलों के सामने अकड़ दिखा रहे थे। चश्मे वाले व्यक्ति ने पहले हाथ बढ़ाया, ये कहते हुए कि वह जियांग जिक्सियोंग से मिलकर और दोस्ती करके खुश है। हालांकि जियांग जिक्सियोंग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह हाथ पॉकेट में डालकर उन्हें बिना हिले देखते रहे। चश्मे वाला व्यक्ति हंसा। देखो दोस्त, वाइन को नकारने के बजाय पेनल्टी पीने के लिए मजबूर मत हो। इस पर जियांग जिक्सियोंग ने पूछा कि क्या वे शेन जिंगजे के दोस्त हैं? हालांकि चश्मे वाला व्यक्ति गलती से सोच बैठा कि जियांग जिक्सियोंग भी शेन जिंगजे का दोस्त है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं जियांग जिंगकाई हूँ। जियांग जिक्सियोंग की आंखें चमकी। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं जियांग जिक्सियोंग हूँ। चश्मे वाला व्यक्ति जियांग जिक्सियोंग को उसके हाथ को कसकर पकड़ते देख रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। अगले ही पल जियांग जिक्सियोंग की आंखों में ठंडी अहंकार प्रकट हुई। एक क्रैक के साथ जियांग जिक्सियोंग की पकड़ ने तुरंत उसके हाथ को कुचल दिया, जिससे वह दर्द में चिल्लाने लगा। दूसरे साथी ने सोचा कि चश्मे वाला व्यक्ति नाटक कर रहा है और उसे ड्रामा करने से मना कर दिया। कमबख्त, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ, मेरी जल्दी मदद करो, यह आदमी पागल कुत्ता है। ये सुनकर ली येजी और उसके दोस्त हैरान रह गए। कमबख्त, क्या हमारी कक्षा का जियांग जिक्सियोंग इतना मजबूत है? अचानक शेन जिंगजे के 2 साथियों ने जोर से चिल्लाया, सोचते हुए कि देवी अब भी देख रही है। अरे लड़के, उसे जाने दो। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने मुक्का मारा, लेकिन जियांग जिक्सियोंग ने आसानी से बचा लिया।
उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। बच्चे, लोगों को मारना गलत है। इस पल में शेन जिंगजे के चेलों में खलबली मच गई। वह घबरा गया। कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का भेड़ के भेष में भेड़िया होगा। जियांग जिक्सियोंग की आंखें धंस गईं। उसका पकड़ उपयोग करते हुए उसे धीरे धीरे यातना देने लगा। एक घूमती हुई आलू की चाल से उसने अपनी बाह को 360 डिग्री घुमाया। एक पल के लिए अपनी मजा दिखाया, लेकिन परिणाम असहनीय थे। शेन जिंगजे के दो छोटू ने तुरंत हार मान ली। यह सुनकर जियांग जिक्सियोंग ने अपना हाथ छोड़ दिया। उनके पीछे प्रभावशाली ढंग से खड़े होकर उसने उन्हें वहां से निकलने को कहा। इस बीच उसने दो प्रशंसक लड़कियों को भी जीत लिया। दोनों एक्सक्लेम्ड, वाह, जियांग जिक्सियोंग कमाल का है। फिर चश्मा पहनने वाले लड़के ने उन दोनों से नजरें मिलाई। वे तुरंत भाग निकले। जाने से पहले धमकियां देना नहीं भूले। जियांग जिक्सियोंग इसे देखेंगे। इस बीच ली यीजी जिक्सियोंग की कूलनेस से मंत्रमुग्ध हो गई। उसका चेहरा किसी पागल की तरह लाल हो गया। बेकाबू होकर लार टपकाने लगी, जिससे उसका शरीर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ गया और वह जियांग जिक्सियोंग की चिंता करने लगी। तभी जियांग जिक्सियोंग ने कहा कि उसे उससे कुछ पूछना है, जिससे ली यीजी फिर से शर्मिंदा हो गई। मुझसे पूछो जिक्सियोंग, क्या बात है? तो जियांग जिक्सियोंग ने उससे पूछा, क्या वो दो अभी शेन जिंगजे के दोस्त थे? क्या वे हमारे स्कूल में उपद्रवी हैं? और ली यीजी, क्या तुम भी उपद्रवी हो? ये सुनने के बाद ली यीजी बहुत नाराज दिखी और उदासी भरी हूँ कह दी। बहुत अच्छा।